धोती ने कहा पैजामे से, हम तुम बने एक धागे से, मैं खुलती हूँ पीछे से, तुम खुलते हो आगे से। आज के अपने इस 5वें एपिसोड में ईद उल अजहा जो पूरे देश में शांति, करुणा, अमन, चैन, भाईचारा, त्याग, समर्पण पर आधारित पर्व मनाया जा रहा है के अवसर पर आप तमाम दर्शक बंधुओं को हमारी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धर्म चाहे जो भी हो, उसका पहनावा और हवा चाहे जो भी हो, किसी भी धर्म के मानने वाले कोई भी लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस दुनिया में, इस देश में जो समाज हो, समतामूलक समाज हो, एक दूसरे के प्रति लगाव रखे, समर्पण रखे। और इसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और उनके पहले के महापुरुषों ने संघर्ष किया, त्याग किया और कुर्बानी का बेमिसाल नज़ीर पेश किया। इसी कड़ी में विगत चौथे एपिसोड में चर्चा मेरे द्वारा की गई कि किस तरह बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब नौकरी छोड़े, घर छोड़े, उतना बड़ा त्याग किए। उनके इस कुर्बानी से अगर ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर इत्यादि का अस्तित्व होता, और अगर अस्तित्व है तो मानवर साहब की कुर्बानी पर, उनके इस असीम त्याग पर सभी प्रसन्न हो रहे हों। मानवर कांशीराम साहब, जैसा कि चर्चा किए थे हम कि एक फ्लैट लिए, फ्लैट के आगे का पोर्शन उस समय जो पॉलिटिकल पार्टी चल रही थी आरपीआई, उसके लिए था, और पीछे का पोर्शन मानवर कांशीराम साहब अपने कर्मचारी संघ जो शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन था उसके ऑफिस के लिए और ऑफिस कम रेसिडेंस के लिए रखे हुए थे। मानवर कांशीराम साहब को राजनीति का महत्व समझ में आ चुका था, क्योंकि रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए शंकरराव चौहान अगर बाबा साहब की जयंती, तथागत बुद्ध की जयंती के सिलसिला में मदद नहीं किए होते और आरपीआई के नेता दादा साहब गायकवाड़ उन लोगों की भेंट मुलाकात रक्षा मंत्री शंकरराव चौहान से नहीं करवाए होते, इतनी बड़ी सफलता कांशीराम साहब को नहीं मिलती। कांशीराम साहब मन ही मन ठान चुके थे कि आरपीआई को शिखर पर पहुंचाना है। इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, जितनी मेहनत करना पड़े, जितना धन लगाना पड़े। तो राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए बड़े पैमाने पर धन की जरूरत होती है, धन का सरोकार होता है। वह धन आवे कहाँ से? तो मानवर कांशीराम साहब नौकरी छोड़ने के बाद, नौकरी में रहते हुए टाटा लोकोमोटिव का शेयर उस समय खरीदते थे, उससे उन्हें धन मिलता था, धन ज़्यादा मिला था। तभी तो बाबा साहब की जो 1965 में जयंती शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से मनवाए थे मानवर कांशीराम साहब, तो अपनी ओर से 35,000 रुपया 1965 में खर्च किए थे। 1965 का 35,000 आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज का वह कितना होगा। 1965 में हम समझते हैं कि क्लास 2 ऑफिसर का वेतन 200-250 से ज़्यादा नहीं रहा होगा। मानवर कांशीराम साहब, दादा साहब गायकवाड़, दादा साहब रूपबटे, बीसी कामले, आर डी भंडारी जो बाबा साहब के
कमांडर हुआ करते थे, बाबा साहेब का सहयोगी हुआ करते थे, बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहेब के साथ लगे रहते थे। बाबा साहेब के देहांत के बाद पार्टी को चलाते रहे। पार्टी अच्छी तरह से चले तो मानवर कांशीराम साहब उसमें एम्प्लॉय एसोसिएशन की ताकत भी झोंक दी। एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से भी सहयोग की राशि आ जाता था जो पार्टी के ऊपर खर्च होता था, मगर इतना पर्याप्त नहीं था। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाना पर धन की भी ज़रूरत थी और पार्टी तभी आगे बढ़ती जबकि उसे वोट मिलता। तो वोटर को भी तैयार करना था, अपने समाज को तैयार करना था आरपीआई के पक्ष। इसके लिए तैयार करने वाला समर्पित भाव से आगे बढ़ने वाला होना चाहिए था। जो तैयार करे समाज को तो समर्पित भाव से उसे आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। उसे अपने घर के खर्च, बाल बच्चों की जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहिए। अपना दैनिक खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, उससे भी मुक्त होना चाहिए। तो मानवर कांशीराम साहब उस समय एक नज़ीर पेश कर दिए। नज़ीर पेश करते हुए दादा साहब रूपबटे को मानवर कांशीराम साहब बिना चुनाव लड़े एमपी घोषित कर दिए। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट घोषित करने के बाद दादा साहब रूपबटे को मानवर कांशीराम साहब कहे कि आप समाज को तैयार करें। बाबा साहब और बाबा साहब के पहले जितने भी संत महापुरुष गुरुओं का संघर्ष इस देश में हुआ है उसके आधार पर आप समाज को तैयार करें। समाज को तैयार करके जिस दिन आप इलेक्शन लड़के एमपी बन जाएंगे तो उस दिन से जो हम आपको एमपी का पद दिए हैं तो वह पद समाप्त हो जाएगा और यह मौका दूसरे को मिलेगा। और इस तरह से बड़े पैमाने पर समाज को तैयार किया जाएगा। दादा साहब रूपबटे एमपी की सुविधा लिए। एमपी की सुविधा मतलब एमपी को उस समय जितना वेतन मिलता था उतना वेतन मानवर कांशीराम साहब उनको देना शुरू किए। बॉडीगार्ड की सुविधा दिए, पीए की सुविधा दिए, सारी सुविधा दिए, गाड़ी दिए, फ्लैट दिए और इस तरह से दादा साहब रूपबटे तैयार हुए। एक कार्यकर्ता को एमएलए की सुविधा दिए, दूसरे कार्यकर्ता को, एक अन्य कार्यकर्ता को कॉरपोरेटर की सुविधा दी। यह काम मानवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र में कर रहे थे। केवल महाराष्ट्र में ही काम करने से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहब के सपनों की पार्टी, जो पार्टी बाबा साहब के द्वारा अधिष्ठापित थी, जिसकी आधारशिला बाबा साहब रखे थे लेकिन उसको मूर्त रूप नहीं दे पाए थे। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद 3 अक्टूबर 1957 को आरपीआई अस्तित्व में आया और महाराष्ट्र में मानवर कांशीराम साहब पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए, पार्टी से समाज को जोड़ने के लिए, समाज के अधिक से अधिक लोगों को तैयार करने के लिए दादा साहब रूपबटे को एमपी की सुविधा तथा अन्य कुछ लोगों को एमएलए और कॉरपोरेटर की सुविधा दी। अन्य 2 लोगों को मानवर कांशीराम साहब उत्तर भारत में आए और उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला, जहां बाबा साहब को मानने वाले बुद्धप्रिय मौर्य और संघप्रिय गौतम थे। बुद्धप्रिय मौर्य से मानवर कांशीराम साहब भेंट किए। ये वाकया 1971 का वाकया है। भेंट करके मानवर कांशीराम साहब कहे कि महाराष्ट्र में मैंने कुछ लोगों को सुविधा दी है, आपको भी हम उत्तर भारत के लिए सेलेक्ट किए हैं, आप भी समाज को जोड़ने का काम करें।
एमपी की सुविधा हम आपको जैसे महाराष्ट्र में दादा साहब भूपते को दिए हैं, ठीक उसी तरह की सुविधा हम आपको उत्तर प्रदेश में देंगे। उत्तर प्रदेश में लोगों को आप जोड़ें। बुद्ध प्रिय मनवर कांसीराम साहब को कहे कि देखो कांसीराम, अभी तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, अनुभव की कमी है। इस तरह से मैंने बाबा साहब के साथ रह करके अपना पूरा जीवन लगाया, समाज परिवर्तित नहीं हुआ, समाज बाबा साहब के विचारधारा के साथ नहीं जुड़ा। नतीजा हुआ कि मैं न तो समाज के लिए कुछ कर पाया, न अपने परिवार के लिए कुछ कर पाया। कांग्रेस मुझे टिकट दे रही है एमपी का, तो हमको एमपी का टिकट लेकर चुनाव लड़ने दो, ताकि एमपी बनकर समाज के लिए तो नहीं लेकिन अपने परिवार के लिए तो कुछ कुछ कर लूँ। मनवर कांसीराम साहब वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलने के बाद लगातार आरपीआई को मजबूत करने का जो भी प्रयास कांसीराम साहब से हुआ, लगातार प्रयास करते रहे। आरपीआई को जितना मजबूत होना चाहिए था उतना मजबूत आरपीआई नहीं हो रही थी। उसका कारण था कि हम अपने समाज को आइडियोलॉजी के आधार पर एक धरातल पर लाने का काम जितना करते हैं, हमारा विरोधी घबरा कर हमें विभाजित रखना चाहता है, ताकि हम संगठित होकर अपने अपमान, जिल्लत की ज़िंदगी, अपना शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठावें, हम सशक्त नहीं हों और अपने ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण को बंद नहीं करा पाए। तो मनवर कांसीराम साहब कहते थे कि मनुवादियों का, समाज के विघटनकारी तत्वों का जो मंसूबा है, उस मंसूबा के अनुसार वह अपना काम करते रहेगा और कांसीराम का जो काम है वह कांसीराम करेगा। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आरपीआई मजबूत हो, मजबूत होकर आगे बढ़े और बाबा साहब का जो अधूरा सपना था वह पूरा हो। लोगों ने नारा भी लगाया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, आरपीआई करेगी पूरा। क्या नारा लगा? बाबा तेरा मिशन अधूरा, आरपीआई करेगी पूरा। अब आरपीआई बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में कितना कामयाब रही, यह अगले एपिसोड में, और आप अपना जिस तरह का समर्थन अपनत्व इस चैनल के प्रति दिखा रहे हैं, नतीजन बहुत कम दिनों में लगभग व्यूअर 1100 व्यूअर और 139 इसका सब्सक्राइबर हो चुका है। आपका इसी तरह समर्थन, सहयोग और अपनापन मिलते रहे, जो इस चैनल के लिए नहीं, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, मनवर कांसीराम साहब का असीम त्याग है, जिसके आधार पर समाज निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में इसी तरह की आपकी भागीदारी हो। तो इस तरह से आपकी भागीदारी निभाने के लिए आपको पुनः धन्यवाद। हम पुनः हाजिर होंगे अपने 6ठे एपिसोड, जो अगला एपिसोड होगा कि कांसीराम साहब अपने इरादा में, आरपीआई को मजबूत करने के अपने इरादा में कितना सफल हुए और क्या कुछ किए, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय भीम, नमस्कार, बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।